ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय पार्टीशन वैल्यू? ठीक है, इस चैप्टर में इन कॉमर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन इकोनॉमिक्स बेसिकली पार्टीशन वैल्यूज क्या क्या होती हैं। ठीक है, ओके, सो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली व्हाट इज द नीड फॉर पार्टीशन वैल्यूज, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टाइल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डेसाइल। एक चीज़ को जब हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, अरे बेटा बैग रख दे, आराम से बैठ जाओ। क्वार्टाइल मतलब एक चीज़ को अगर हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, एक चीज़ को अपन 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेसाइल, 10 पार्ट्स। ठीक है, एक चीज़ को अगर हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परसेंटाइल। ठीक है, स्टेप्स टू सॉल्व, तो थोड़ा सा आपका यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा मैथ्स है इसमें। स्टेप्स टू सॉल्व द सम्स ऑफ क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप और कंटिन्यूस डेटा, steps to solve the sums of decile for grouped or continuous data, steps to solve the sums of percentile for grouped or continuous data and combined sum। तो इसमें हम सारे मैथ्स को पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट इज इट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी? द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स, इट्स कॉल्ड पार्टीशनिंग। ठीक है, तो आप जो इस डेटा को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, किसी भी डेटा को जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टीशनिंग। Values dividing the data into a required number of equal parts are called as partition values। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सो द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स, डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वो चाहे 10 पार्ट में हो, 100 पार्ट में हो, 4 पार्ट में हो, हाफ में हो। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना इज कॉल्ड एज पार्टीशनिंग। वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर नोन एज पार्टीशन वैल्यूज। ठीक है, मीडियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टी, देखो थोड़ा बहुत मीन, मीडियन और मोड आपने 10th में पढ़ा हुआ है स्टैटिस्टिक्स में। मीडियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू बिकॉज देयर आर इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबव एज वेल एज बिलो इट। ठीक है, जब हम किसी चीज की मीडियन की बात करते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियन, तो मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर और जिसके नीचे इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, मीडियन एक ऐसा वैल्यू है जिसके ऊपर और जिसके नीचे इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। थोड़ा सा दरवाजा बंद कर दो क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे आते हैं, कभी कभी सांप भी आ जाता है वैसा। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करना, ये इक्वल पार्ट्स कुछ भी हो सकता है, 10 पार्ट हो सकता है, 100 पार्ट हो सकता है, 2 पार्ट्स हो सकता है, 50 पार्ट्स हो सकता है। दिस इज बेसिकली डिवाइडिंग। वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर नोन एज पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, मीडियन क्या है भाई साहब आपका? ये मीडियन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, 10th में। मीडियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू बिकॉज देयर आर इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबव एंड बिलो इट। ठीक है, तो मीडियन के ऊपर जितने ऑब्जर्वेशंस है और मीडियन के नीचे जितने ऑब्जर्वेशंस है दे आर इक्वल। ठीक है, like median, quartiles, deciles and percentiles are also partition values since they divide the given set of observations into equal number of parts। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में जो भी डेसाइल जब हम बोल रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर सेइंग डेसाइल इट इज बेसिकली डिवाइडिंग द डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, व्हेन वी से क्वार्टाइल, अगर हम बोल रहे हैं क्वार्टाइल, सो हम डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं भाई साहब? 4 पार्ट्स में। ठीक है, when we say percentile, so when we say percentile we are dividing the data into 100 parts। क्या ये समझ में आ रहा है? decile, quartile and percentile। ठीक है, so like median, quartiles, deciles and percentiles are also partition values since they divide the given set of observations into equal number of parts। in general they are referred to as fractiles। fractiles मतलब क्या होते हैं भाई साहब? फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहे हैं ना हम। ठीक है, पूरे चीज को हमने फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया ना। ठीक है, पार्टीशन वैल्यूज फॉर्म अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब जैसे आपको बहुत डीप में अगर पढ़ना हो, ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये पार्टीशन वैल्यूज आते हैं। सो वी विल सी देयर मैथ्स एंड देयर यूटिलिटी एज वेल। ओके 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 ओके। So need for partition values. Statistical data consists of extreme values on the lower side
and higher side in magnitude. Such values are called outliers. तो अभी देखो कोई डेटा है तो बहुत सारे वैल्यूज ऊपर की तरफ है और बहुत सारे वैल्यूज नीचे की तरफ है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? आउटलायर्स. दिस देखो जैसे ये वाला वैल्यू, ये एक आउटलायर है, ये भाई साहब बहुत नीचे की तरफ है, तो इसको हम कंसिडर ना भी करें तो भी चलेगा. Statistical data consists of extreme values on the lower side and the higher side in magnitude. Such values are called outliers. The average used for such data often misinterprets its representative value. जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि ड्यूरिंग कोरोना इंडिया का जीडीपी या पूरे वर्ल्ड में किसी का भी जीडीपी बहुत वर्स्टली इम्पैक्टेड था, ठीक है, तो ये एक आउटलायर हो गया. मतलब अगर आप बोलोगे जीडीपी भाई साहब तब नेगेटिव में चला गया रहेगा, ठीक है, तो नेगेटिव में जीडीपी का जाना तो ये एक आउटलायर हो गया. ये एक अनफोर्सीन इवेंट था, ये एक अनप्लान्ड इमरजेंसी थी जिसकी वजह से हमको ये आउटलायर मिल रहा है. दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है. द एवरेज यूज फॉर सच डेटा ऑफन, तो हम यहाँ पे कोरोना के टाइम पे हमारे इकोनॉमी के जितने भी मापदंड हैं उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है. सो दे आर नोन एज आउटलायर्स बिकॉज इट विल मिस इंटरप्रेट. ओके, टू ओवरकम दिस मिस इंटरप्रिटेशन जनरली पार्टीशन वैल्यूज लाइक मीडियंस, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स आर नीडेड. कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टाइल, क्वार्टाइल भाई साहब क्या होता है? मीनिंग डेटा को, क्वार्टाइल इज अ पार्टीशन वैल्यू विच डिवाइड्स द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है. दीज देयर आर 3 क्वार्टाइल्स विच डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. तो ये आपका डेटा है भाई साहब 1 2 3, ठीक है, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. दीज आर नोन एज Q1, Q2 एंड Q3. द सेकंड क्वार्टाइल Q2 इज नथिंग बट द मीडियन, ठीक है. ये आपका भाई साहब हो जाएगा. इट कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जांपल. तो आपका देखो यहाँ पे Q1 है, कोई डेटा है आपका, इसको आपने बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया है. तो 4 पार्ट में अगर आपको डिवाइड करना रहेगा तो 3 डिविजन्स होंगे, है ना, 1 2 3, Q1 Q2 एंड Q3. 0 से लेकर Q1 का हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टाइल, Q1 से लेकर Q2 हो जाएगा आपका सेकंड क्वार्टाइल, Q2 से Q3 हो जाएगा आपका थर्ड क्वार्टाइल, Q3 एंड अबव इज नोन एज द फोर्थ क्वार्टाइल. क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है. Q2 क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और इसके बियॉन्ड इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है. सो Q3 इज नथिंग बट द मीडियन. आर वी क्लियर अबाउट द क्वार्टाइल कंसेप्ट? तो क्वार्टाइल कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? किसी डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग इन अ क्वार्टाइल कॉन्सेप्ट इज बेसिकली डिवाइडिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्वार्टाइल. सो यहाँ पे भाई साहब क्या कर रही है? वी आर डिवाइडिंग द डेटा, ठीक है. So this is division of data, division of data or values, division of data or values into 4 equal parts, into 4 equal parts, ठीक है. तो आपका Q2 के आगे और Q2 के बियॉन्ड, सो 0 से लेकर Q1, Q1 से लेकर Q2, Q2 से लेकर Q3 एंड Q3 से लेकर भाई साहब, तो ये आपका भाई साहब हो गया Q3, ठीक है. तो 4 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया. ये जो Q2 हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा आपका मीडियन. दिस इज नोन एज मीडियन बिकॉज यू विल हैव इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज, इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज बिफोर, ठीक है, और यहां पे भाई साहब इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज आफ्टर, इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज बिफोर एंड इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज आफ्टर, ठीक है. समझ में आ रहा है ये? तो आपका डेटा को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 1 2 3 और ये 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, इक्वली. और ये वाला जो मिडिल वाला पोर्शन हो जाएगा Q2, दैट विल बी नोन एज द मीडियन ऑफ द डेटा, ठीक है. द सेकंड क्वार्टाइल इज नथिंग बट द मीडियन ऑफ द डेटा. ये भाई साहब मीडियन हो जाएगा डेटा का. क्लियर है? क्वार्टाइल मतलब क्वाड मतलब होता है आपका 4, ठीक है. क्वाड्रिलैटरल आपने पढ़ा है, देखो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज नोन एज अ क्वाड्रिलैटरल. तो आपका क्वाड मतलब हो गया आपका 4, ठीक है. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम. ओके ओके ओके. So quartiles can be calculated for individual data, discrete data and continuous data. Individual data मतलब छोटे छोटे वैल्यूज का डेटा. इंडिविजुअल डेटा मतलब समझ लो घर का खर्च, ठीक है. तो आप हर महीने में घर का खर्च दिखा रहे हैं, तो पूरे 12 महीने को आपने अगर प्लॉट किया हुआ तो दैट इज बेसिकली अ क्वार्टाइल. इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा ऊपर नीचे होता हुआ वाला डेटा, कंटिन्यूअस डेटा जो कंटिन्यूअस है. डिस्क्रीट डेटा मतलब कैसा होता है? ऐसे जा रहा है, अचानक से कोई लिंक नहीं है, फिर ऐसे आ रहा है. तो डिसकंटिन्यूअस डेटा को हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा, ठीक है. ओके. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इसको हम किस में अप्लाई करते हैं? द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ क्वार्टाइल्स इज एज फॉलोज.
Quartiles are used in the industry of all types of financial information containing economic data, income data, stock data, sales and survey data, etc. ज़्यादा करके पहले कंपनीज में क्या होती थी, एनुअल डेटा होता था. अभी एनुअल डेटा समझो कोई कंपनी है, उसमें हम एनुअल डेटा निकालने की कोशिश करें, ठीक है. एक मिनट. तो क्वार्टाइल का मतलब क्यों है और क्यों हम इसको करना चाहते हैं, व्हाई डू वी एक्चुअली वांट टू डू इट, ठीक है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वार्टाइल डेटा. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वार्टाइल डेटा. क्वार्टाइल डेटा का भाई साहब पर्पस क्या है, ठीक है. देखो पहले कंपनीज क्या करती थी भाई साहब, एनुअल डेटा लेती थी, ठीक है, पूरे साल का एनुअल डेटा. अभी एनुअल डेटा विथ रिगार्ड्स टू सेल्स, ठीक है, विथ रिगार्ड्स टू भाई साहब प्रॉफिट्स, ठीक है, विथ रिगार्ड्स टू प्रॉफिट्स और लॉसेस, सारा सब कुछ, ठीक है, कितना हमने परचेज किया है, ये सारी चीजें भाई साहब एनुअल डेटा निकलती थी. एनुअल डेटा में क्या हो रहा है कि बहुत बड़े टाइम के बाद आप डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है. अभी एक साल में एक धंधा चौपट भी हो सकता है, क्या डेटा निकाल के करोगे तब. डेटा निकालने का मतलब क्या है, डेटा निकालने का मतलब क्या है. जैसे हम बोलेंगे कि भाई साहब प्रियांशु बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, लेट्स से, तो ही इज़ वेरी अटेंटिव इन द क्लास, ठीक है, ही डजंट डू टाइम पास इन क्लास, ही डजंट नो चिट चैट विद अदर्स, ही इज़ डिसिप्लिन्ड इन द क्लास, तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है. लेकिन क्या वो वाकई में अच्छा स्टूडेंट है, हाउ विल वी कम टू नो. नहीं ऐसे, अरे शर्मा अहमद भाई साहब, हाउ विल वी कम टू नो वेदर ही इज़ अ गुड स्टूडेंट और नॉट. I am giving a feedback as a teacher that he is not disturbing me and neither is he disturbing others, ठीक है. He is paying attention to whatever I am teaching. I don't know how much is going into his head, but as a student he is good. So is it true? इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, ये ट्रू है या फॉल्स, इसको कैसे एनालाइज करेंगे, मार्क्स के ऊपर, ठीक है. सो जो उसके स्कूल में, कॉलेज में, या जो यहाँ पे इसको मार्क्स मिलते हैं टेस्ट में, उससे एनालाइज किया जा सकता है. तो मार्क्स बेसिकली क्या हो गया आपका, एक एनालाइजिंग. आप बताओ, आपका एक ही एग्जाम रखा जा सकता है, फाइनल एग्जाम पूरे साल भर में, दिक्कत क्या होगी, पूरा सिलेबस आएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ओके, ये बोल रहे हैं कि पूरा सिलेबस एक साथ आ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. अभी जब तुम 12th का बोर्ड दोगे तो पूरा सिलेबस एक साथ ही आएगा ना भाई साहब, तो वो आंसर नहीं हुआ. प्रॉब्लम ये है कि आप पूरे साल भर पढ़ रहे हैं या नहीं, किसी को मालूम ही नहीं चल रहा है ना. अगर आपका हर 4 महीने में एक एग्जाम हो रहा है, 4 आपको देने पड़े, यूनिट टर्म, फिर यूनिट, फिर टर्म, ऐसा आपको देना पड़ रहा है, तो हर 3-4 महीने में आपका रिजल्ट निकल रहा है और आपके पेरेंट्स को पता चल रहा है, आपके टीचर्स को पता चल रहा है. तो उस डेटा से पता चल रहा है कि आपका एक्चुअली विकास कितना हो रहा है, हाउ मच इज द डेवलपमेंट एज अ स्टूडेंट, ठीक है. सो ये आपका डेटा जो है, डेटा आपका भाई साहब क्या हो रहा है, क्वार्टाइल डेटा है ना भाई साहब. ये एक तरफ से क्या हो गया भाई साहब, 4 एग्जाम देते हो आप, है ना, मिनिमम 4 एग्जाम. एक का हो गया भाई साहब फर्स्ट यूनिट, फिर आ गया टर्म, फिर हो गया सेकेंड यूनिट, फिर हो गया फाइनल टर्म. 4 एग्जाम देते हो, तो आपके इन 4 डेटा से पता चल रहा है. एक तो ये हो गया. दूसरा मतलब अगर स्टूडेंट को सुधारना है तो ये वाले मार्क्स देखकर हम उसको सुधारने का प्रयास चालू कर देंगे. अगर हमने ऐसा नहीं रखा और एक ही रखा, तो भाई साहब स्टूडेंट तो सुधा नहीं, उल्टा बिगड़ता गया और फाइनली क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, ठीक है. सो इट विल बी आउट ऑफ आवर हैंड्स टू बेसिकली कंट्रोल एंड इंप्रूव दैट स्टूडेंट. इसी तरह से कंपनीज में भी होता है कि भाई साहब पूरे साल का अगर हम इंतजार करें तो हमको मालूम ही नहीं चलेगा किस वजह से और कहाँ पे हमको लॉस मिल रहा है, ठीक है, कहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कहाँ पे हम चीज़ों को प्रोडक्शन में इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे हम कैसे प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं. अगर हम रेगुलरली डेटा को एनालाइज करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, तो हमको एक इनपुट मिलेगा, ठीक है. सो द मोर फ्रीक्वेंटली यू एनालाइज द डेटा, ठीक है, मोर फ्रीक्वेंटली, जितने फ्रीक्वेंटली आप डेटा को एनालिसिस करेंगे, मोर फ्रीक्वेंटली आप जितना डेटा को एनालिसिस करेंगे, उतने आपको भाई साहब इनसाइट्स मिलेंगे, ठीक है. एंड दीज इनसाइट्स आर वेरी यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है. एक कंपनी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, दे आर वेरी यूजफुल, ठीक है. तेरे सो आपके जो क्वार्टाइल्स हैं, क्वार्टाइल्स को हमने मतलब ईयर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो पहले क्वार्टाइल में अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा या अच्छा रहा, दोनों से ही आपको इनपुट्स मिल सकते हैं. अगर अच्छा नहीं रहा तो कैसे इसको अच्छा करें, ठीक है, और अगर अच्छा रहा तो और कैसे ज़्यादा इसको अच्छा करें, ठीक है. सो दीज आर बेसिकली द इनपुट्स.
सो स्टॉक डेटा होता है, सेल्स, सर्वे डेटा, इकोनॉमिक डेटा, इनकम डेटा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि कोल्ड ड्रिंक्स की एक कंपनी है, ठीक है, लेट्स से पेप्सी है, वैसा कोल्ड ड्रिंक्स की एक कंपनी है पेप्सी। अभी समझ लो जैन से लेकर मार्च, ठीक है, मार्च से लेकर जैन, फेब, मार्च, जून, जून से लेकर भाई साहब सितंबर, सितंबर से लेकर भाई साहब दिसंबर, ऐसे हमने डिवाइड कर दिया डेटा को। आप बताओ यहाँ पे जैन से लेकर मार्च में कितना सेल होगा, जून से लेकर सितंबर में, या सितंबर से लेकर दिसंबर में। सबसे ज़्यादा सेल इनका भाई साहब इस दौरान होगा, ठीक है, ये पीक ऑफ समर सीजन है। तो इसीलिए ये देखेंगे कि भाई साहब हमको यहाँ पे लॉस होना है और हमको यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लॉस होना है, क्योंकि दीज आर बेसिकली कोल्ड सीजन्स, वी विल नॉट इनकर दैट मच ऑफ सेल्स। सो क्या इन दोनों के लॉस को हम यहाँ के प्रॉफिट से कॉम्पनसेट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल देखना है आपको, ठीक है। तो इसीलिए हम डेटा को क्या करते हैं भाई साहब, क्वार्टाइल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, वी बेसिकली डिवाइड इट इनटू क्वार्टाइल्स। और ये डेटा किसी चीज़ का भी हो सकता है, ये सेल्स का हो सकता है, ठीक है, ये भाई साहब प्रोडक्शन का हो सकता है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है माल, इसका भी हो सकता है, तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। तो तमाम चीज़ों का डेटा हम एनालिसिस कर सकते हैं। Quartiles are used in the study of all types of financial information concerning economic data, income data, stock data, sales and survey data। सारी जितनी भी इकोनॉमिक से चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपकी कंपनी की, ये सारा आप एनालिसिस कर सकते हैं क्वार्टाइल से, ठीक है। सिंपल, क्वार्टाइल को अगर आपको समझना है तो आपके एग्जामिनेशन करिकुलम को समझिए। आपके एग्जामिनेशन करिकुलम में वैसे जैसे 4 टेस्ट होते हैं और ये 4 एग्जामिनेशंस आपको इवैल्यूएट करते हैं ताकि देर ना हो जाए। देखिए एकदम लास्ट में अगर फाइनल का एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं और अब तैयारी नहीं है तब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ये 4 एग्जाम से आप छोटे छोटे तौर पे तरीके पे आप तैयारी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट आ रहा है, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं उसको, आपके टीचर्स देख रहे हैं, मीटिंग हो रही है और फिर आप पे एक इवैल्यूएशन हो रहा है ताकि आपको सतर्क किया जाए, ताकि आपको एज अ स्टूडेंट इंप्रूव किया जा सके। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑन डेटा। इनकम क्वार्टाइल्स इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ कंपेयरिंग चेंजेस among individual income groups caused by economic changes such as wage fluctuations and inflation, ठीक है। अभी देखो हमारे देश में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं। फ्लक्चुएशंस कैसे कैसे होते हैं भाई साहब, हो सकता है इनकम में चेंज आया हो, ठीक है, इनकम में चेंज आया हो। जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखा रहेगा कि लोगों का भाई साहब 30% सैलरी कट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली, किसी किसी का तो अप्रॉक्सीमेटली 50% सैलरी कट हो गया। कहाँ से देगी कंपनी, ठीक है, कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है। और दूसरी बात, आप घर बैठे काम कर रहे हैं तो आपका आना जाना नहीं हो रहा है, वो ट्रैवल आप अवॉइड कर रहे हैं, तो कंपनी आपको उतना पैसा क्यों दे, ठीक है। तो ये सारी तमाम चीज़ें थी। तो इनकम चेंजेस होती हैं, इनकम में भाई साहब इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, डिपेंड्स, ठीक है, किस सेक्टर में आप जुड़े हुए हैं और उस सेक्टर में कैसे कामकाज चल रहे हैं। तो ये आपका इनकम चेंज होता है, फ्लक्चुएशंस इनकम चेंज की वजह से होती हैं। और क्या है भाई साहब आपके वेज फ्लक्चुएशंस, ठीक है। व्हाट आर वेज फ्लक्चुएशंस पीपल, वेज में फ्लक्चुएशंस, वेज फ्लक्चुएशंस मतलब आपकी सैलरी में फ्लक्चुएशंस, ठीक है, सैलरी में या इनकम में फ्लक्चुएशंस, ठीक है। ये भाई साहब ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। व्हाट इज इन्फ्लेशन पीपल, व्हाट इज इन्फ्लेशन? चलो भाई साहब कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इन्फ्लेशन शुड बी वेरी मच वेल अंडरस्टूड बाय नाउ। इन्फ्लेशन क्या होता है? अरे भाई साहब कॉस्ट या राइज ऑफ कॉस्ट प्राइजेस ऑफ गुड्स, राइज ऑफ कॉस्ट प्राइजेस ऑफ गुड्स। तो गुड्स के कॉस्ट प्राइस बढ़ जाना, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जितना आपका गुड्स का कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा उतना तकलीफ है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ओके, सो इकोनॉमिक क्वार्टाइल्स इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ कंपेयरिंग चेंजेस, ठीक है। कंपेयर करते हैं हम चेंजेस को among individual income groups caused by economic changes such as wage fluctuation हुआ या इन्फ्लेशन हुआ, इसके वजह से जितने भी चेंजेस हुए हैं उससे हम किसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ कम। तो क्वार्टाइल मतलब क्या हो गया, डेटा को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये 4 पार्ट बेसिकली डिपेंड करता है कौन से क्वार्टाइल में आप हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स फ्रॉम इंडिविजुअल डेटा, अरेंज द डेटा। तो पहली बात तो क्या है भाई साहब, डेटा को आप किस में अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करो। अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड द क्वार्टाइल वैल्यू, साइज ऑफ n+1/4 ऑब्जर्वेशन।
के की वैल्यू क्या हो सकती है भाई साहब, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। देखो चलिए इसको कर लेते हैं भाई साहब हम, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, डेटा को अरेंज करना है, ठीक है। सो पहले आपको क्या करना है भाई साहब, डेटा को अरेंज करना है। जो भी डेटा आपको मिला हो, जैसे समझो यहाँ पे मैंने आपको एक डेटा दिया 40, ठीक है, 25, 60, 23, 42, 55, ये एक डेटा दे दिया मैंने, समझ लो प्रोडक्शन है, ठीक है। एक किसी फर्म में ये प्रोडक्शन है, जूतों का प्रोडक्शन है, व्हीकल्स का प्रोडक्शन है, इट कैन बी एनीथिंग। तो पहला स्टेप क्या है भाई साहब, आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, 23, 25, फिर हो गया आपका 40, फिर हो गया आपका 42, फिर 55, ठीक है। इसको आप एंड देन 60, ठीक है। सो इस तरह से डेटा को आपने क्या कर दिया भाई साहब, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड द क्वार्टाइल वैल्यू। क्वार्टाइल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके कितने क्वार्टाइल्स हैं, देखो आपने देखा भाई साहब, ये Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q3, 3 क्वार्टाइल्स हैं, है ना। तो 3 क्वार्टाइल के हिसाब से ये जो K है, K की वैल्यू 1 हो सकती है, K की वैल्यू 2 हो सकती है, इसके लिए K की वैल्यू 1, इसके लिए K की वैल्यू 2 और इसके लिए भाई साहब K की वैल्यू क्या हो गई, 3। थर्ड क्वार्टाइल के लिए K की वैल्यू हो जाएगी 3, सेकेंड क्वार्टाइल के लिए K की वैल्यू हो जाएगी 2 और फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए K की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 1, ठीक है। तो क्वार्टाइल जैसे समझ लो Q1 आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4, 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n हो गया आपका कितना भाई साहब, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, 6 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, बोलो 7/4, n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये 1 क्यों आया, क्योंकि Q1 है ये, n प्लस 1/4, तो 7/4 मतलब कितना आ गया आपका, 7 आ जाएगा, 4 1 4, 7 से 4 कहते, 4 7 28, 4 5 1.75 आ गया अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ये जो 1.75 आया, देखो ये पहला ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये भाई साहब आपका दूसरा ऑब्जर्वेशन है, इसके बीच में आता है क्या, 1.75 आता है ना। तो आप क्या लिखोगे भाई साहब, ये 25 हो जाएगा, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 25। ये डिस्क्रीट डेटा है, हम देखेंगे कैसे इसको हम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से Q2 आपका क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ पे n प्लस 1/4, कितने ऑब्जर्वेशन थे भाई साहब आपके, 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6/4, 6/4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, थर्ड ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ द थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब ये हो जाएगा आपका Q3 का वैल्यू, ठीक है। तो Q2 का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब आपका 40। इसी तरह से आपको क्या निकालना है भाई साहब अभी, Q3, तो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q3 की वैल्यू हो जाएगी K मतलब 3 इंटू n प्लस 1/4, मतलब वही हो गया भाई साहब कितना, 5 प्लस 1 6/4 इंटू 3, तो ये हो गया 2 3s are 6, 2 2s are 4, 9/2 मतलब 4.5, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है 4.5, कहाँ पे, ठीक है। 9/2 हो गया 4.5, ठीक है। इस तरह से हम बेसिकली क्वार्टाइल्स को निकालेंगे, और भी सवाल करेंगे हम इस पे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि क्वार्टाइल की वैल्यू कैसी होती है। क्वार्टाइल की वैल्यू होती है K इंटू n प्लस 1/4 वैल्यू ऑफ, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ तो वही तो किया, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ इधर ना, हाँ ठीक है, 7/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ इधर भी 7 होगा, ठीक है, 7 हो जाएगा इधर, ओके 7/4 हो गया इधर, तो पहले वाले का 7/4। तो आपके जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे, ठीक है, लेट्स से आपका यहाँ पे K का कितने वैल्यूज होंगे, K के 1 2 एंड 3, और K के वैल्यूज के हिसाब से आपका Q1 Q2 एंड Q3 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो आपका यहाँ पे Q ऑफ K विल बी K इंटू n प्लस 1, इसका वैल्यू, ठीक है। K को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, K को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा डेटा दिया हुआ है,
जैसे 24, 28, 52 और लेट्स से 55, 57, 58, 50 और लेट्स से 48। ठीक है, ये आपको एक डेटा दिया हुआ है। तो पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप विल बी अरेंजिंग इट। सो फर्स्ट स्टेप विल बी अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहला स्टेप हो गया भाई साहब। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो बताइए पहला कौन सा आ जाएगा? 24 है। ओके चलिए भाई साहब, उसके बाद बताइए 28। ओके, फिर 48, उसके बाद 50, उसके बाद 52, 55, 57 और ये हो गया आपका 58। ठीक है, ये डेटा सज गया भाई साहब आपका। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हो गई? आई तो बड़ा हंस रहा है भाई साहब। एन की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 8। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं हम, 8 इतना ही रखते हैं, तो इसका 48 उड़ा देते हैं। चलो भाई साहब, तो लेट्स से 48 रहने देते हैं। ठीक है, अभी कितनी वैल्यूज हो गई भाई साहब? 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हो गई आपकी। तो यहाँ पे n की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 7। ठीक है, क्लियर है? n की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 7। क्वार्टाइल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू यहाँ पे n प्लस, तो 7 प्लस 1 अपॉन 4 इसकी वैल्यू। हाँ, 1 इंटू वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, इस ऑब्जर्वेशन का वैल्यू। चलो समझते हैं इसको हम। ठीक है, 1 इंटू, अभी ये क्या हो जाएगा? 7 प्लस बाई 8/4 मतलब सेकेंड, तो 1 इंटू वैल्यू ऑफ, ये समझ रहे हो भाई साहब? इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, 1 इंटू 2 मत कर देना, वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन है ये। समझ में आ रहा है? ये वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन, 1 इंटू वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इस पूरे में क्या कौन सा है आपका? इस पूरे ऑब्जर्वेशन में भाई साहब आपका सेकेंड ऑब्जर्वेशन हो गया 28। तो आपका यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? आपने अगर 1 इंटू 2 कर दिया तो गलत हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, 1 इंटू 2 नहीं होगा, 1 इंटू वैल्यू ऑफ 7 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, दैट इज वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन विच इज 2। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब Q2 में। Q2 में क्या हो जाएगा? 2 इंटू, बताओ भाई साहब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ 7 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो दैट विल बी 2 इंटू वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो? 2 इंटू वैल्यू ऑफ, यहाँ पे कितना है आपका सेकेंड ऑब्जर्वेशन का वैसा वैल्यू, तो ये हो गया आपका 56। इस तरह से वैसे हम करते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे Q के क्या हो जाएगा? साइज ऑफ K इंटू n प्लस 1/4 का ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1/4। K की वैल्यू यहाँ पे 1 2 और 3 होती रहेगी। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, ओके, कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा और डिस्क्रीट डेटा। अनग्रुप मतलब इधर उधर चित्रा बितरा डेटा है भाई साहब। ठीक है, इसको हम डिस्क्रीट डेटा भी बोलते हैं। तो पहला आपका हो गया अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रीक्वेंसी भाई साहब ऐड होती जाती है, कंटिन्यूसली ऐड होती जाती है। ठीक है, अप्लाई द फॉर्मूला Q K इज इक्वल टू साइज ऑफ K इंटू n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेसाइल, डेसाइल में आते हैं जब हम, तो मतलब हो गया 10 पार्ट में आप डेटा को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा? डेसाइल इज अ पार्टीशन वैल्यू which divides the whole set of observation into 10 equal parts. ठीक है, so there are 9 points which divide the data into 10 equal parts when the data is arranged in ascending or descending order. They are known as D1 D2। तो भाई साहब डेटा को आपने 9 equal parts में डिवाइड किया हुआ है।
है ना, 9 पॉइंट्स रहेंगे तभी जाकर डेटा आपका कितने में डिवाइड होगा, 10 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। द फिफ्थ डेसाइल D5 इज नथिंग बट द मीडियन। तो क्वार्टाइल में कौन सा मीडियन होगा, Q2 सेकेंड क्वार्टाइल, और डेसाइल में कौन सा मीडियन होगा, D5, ठीक है, फिफ्थ डेसाइल, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ deciles have a wide application in finance and economics. Government uses deciles to study the level of economic inequality, measurement of poverty, drought conditions. तो ज़्यादा करके इस डेटा को गवर्नमेंट यूज करती है, ठीक है। Deciles are used in investments particularly to assess the performance of a portfolio investment such as group of mutual funds, ठीक है। Calculations of deciles, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, इसमें भी क्या करेंगे, अरेंज करेंगे डेटा को किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, एंड DK will be equal to size of K into n+1 by 10th ऑब्जर्वेशन। जैसे उधर था n+1 by 4th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे n+1 by 10th ऑब्जर्वेशन, और k की वैल्यू उधर कितनी थी क्वार्टाइल में, 1, 2 या 3, यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक होगा भाई साहब, ठीक है। 9 इक्वल पार्ट्स में आप डेटा को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ डेसाइल फॉर अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट डेटा, तो अनग्रुप्ड या डिस्क्रीट डेटा में क्या हो जाएगा, अरेंज अगेन द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करेंगे और इस तरह से हम इसको भाई साहब चारेंगे, ठीक है। क्या हो गया भाई साहब, तुझे अरे 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 ओके चलिए भाई साहब कुछ सवाल देखते हैं हम यहाँ पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। गवर्नमेंट यूजेस डिसाइड्स फॉर द फॉलोइंग स्टडी, लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मेजरमेंट ऑफ टेस्ट स्कोर्स, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन, मेजरमेंट ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का भाई साहब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और टेस्ट स्कोर से भी कोई लेना देना नहीं है। तो गवर्नमेंट भाई साहब क्या क्या मेजर करेगी आपकी, ज़्यादा करके आपका लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, यहाँ ये भी आएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपके ये सारे तीन आ जाएंगे, 1, 3 एंड 4, ठीक है, 1, 3 एंड 4, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पार्टीशन वैल्यू दैट आर करेक्ट। एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ परसेंटाइल्स इनटू 100 पार्ट्स गिव्स 99 पॉइंट्स, इज इट करेक्ट। डेटा को अगर हम 100 पार्ट में डिवाइड करें तो 99 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, है ना, 99 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन होंगे, ठीक है, तभी तो डेटा 100 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सो दिस इज करेक्ट। डेसाइल्स हैव 9 पार्ट्स, कितने पार्ट्स होंगे डेसाइल के, पार्ट्स आपके 10 होंगे, पॉइंट्स आपके 9 होंगे, लेकिन पार्ट्स आपके 10 होंगे। सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। क्वार्टाइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Q1, Q2 एंड Q3, करेक्ट है। सिंबॉलिकली परसेंटाइल्स एंड डेसाइल्स आर शोन एज P एंड D, विच इज ऑल्सो, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या इनकरेक्ट हो जाएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 1, ये 3 और ये 4, ये तीनों भी आपके करेक्ट है। और डेसाइल्स हैव 9 पार्ट्स, दैट इज इनकरेक्ट। डेसाइल से कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 10 पार्ट्स एंड 9 पॉइंट्स, ठीक है। सजेस्ट एन इकोनॉमिक टर्म फॉर द गिवन स्टेटमेंट। प्रोसीजर फॉर डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टीशनिंग, मतलब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है। अनदर टर्म बाय विच पार्टीशन वैल्यूज आर रेफर्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, फ्रैक्टाइल्स, ठीक है, फ्रैक्शंस होते हैं बेसिकली, ठीक है। द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ विच पार्टीशन वैल्यू फॉर्म्स अ पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है क्या, पार्टीशन वैल्यूज इसका पार्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑन द लोअर साइड एंड द हायर साइड इन डेटा, जिसको हम ज्यादा करके इग्नोर कर देते हैं, वो हो गए आपके आउटलायर्स, ठीक है। ओके चलिए, स्टेप्स टू सॉल्व द सम्स। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अगर भाई साहब क्या है आपका ग्रुप्ड और कंटिन्यूअस डेटा है, अगर आपका डिस्क्रीट डेटा नहीं है, अगर आपका ग्रुप्ड डेटा है, तो आप भाई साहब उसका फ्रीक्वेंसी लिखिए, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके देन डिटरमिन द क्लास इन विच द क्वार्टाइल फॉल्स बाय यूजिंग साइज ऑफ द n/4th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ 3n/4th ऑब्जर्वेशन। क्या ही समझ में आ रहा है, देखो साइज ऑफ k इंटू n/4th ऑब्जर्वेशन, Q1 हो जाएगा भाई साहब साइज ऑफ n/4th ऑब्जर्वेशन,
Q3 हो जाएगा साइज ऑफ 3n/4th ऑब्जर्वेशन। फाइंड द क्वार्टाइल वैल्यू बाय यूजिंग द फॉर्मूला, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + kn/4 - cf/f into h। लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास क्या L इज बेसिकली व्हाट, लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास f, ये वाला भाई साहब आपका L है, दिस इज 1 ऐसा लग रहा है बट दिस इज एक्चुअली L, ठीक है। ये हो गया लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, f हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको जरा नोट कीजिए फटाफट, हो गया भाई साहब, देखिए इस पे हम बहुत सारे सवाल कल करेंगे, ठीक है, सो दैट विल बेसिकली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया आपका लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, ये हो गया f, cf हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टेप्स टू सॉल्व द डेसाइल और ग्रुप और कॉन्टिन्यूस डेटा, ठीक है। अरेंज अगेन असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े में आपको इसको अरेंज करना है। राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे भाई साहब। फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिटरमिन द क्लास इन विच द क्वार्टाइल फॉल्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला, साइज ऑफ द k इंटू nth ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, डेसाइल में 1 से लेकर 9 तक होगी, ठीक है। फाइंड द डेसाइल वैल्यू बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1 + kn/10 - क्यूमुलेटिव k, आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, k इज बेसिकली वो वैल्यू 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन 10 - क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल, ठीक है। h भाई साहब क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ डेसाइल, ठीक है। ये सब आपके थ्योरी पार्ट से, इस पे काफी सारे सवाल हम करेंगे, ठीक है। परसेंटाइल और ग्रुप, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा भाई साहब, बस और कुछ नहीं है। साइज ऑफ kn/100 ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे k की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 99 तक है, ठीक है। फाइंड द परसेंटाइल वैल्यू बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1 + kn/100 - cf/f into h, तो k इज इक्वल टू 1 से लेकर भाई साहब 99, ठीक है। कैलकुलेट Q3 DF एंड P35 फॉर द गिवन डेटा, अभी इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, इनकम इन लैक्स, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। देखो ये जो फैमिलीज है, नंबर ऑफ फैमिलीज, ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ओ चाचू खुद की बुक निकलेगी, डायरेक्शन दे रहे हैं बाप रे बाप बैठ के। ओके, इनकमिंग लैक्स, तो देखो आपने पहले क्या करना है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में इसको निकालना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 5 20 25 15 12 जैसा दिया हुआ है, 2 5 20 25 15 12। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर है, बिल्कुल है भाई साहब, ठीक है। इनकम इन लैक्स 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 5 20 25 15, ये हो गया आपका कितना टोटल, n इज इक्वल टू 79। अभी आप निकालेंगे क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई साहब, 2 है यहाँ पे, इस 2 को 5 से ऐड करेंगे, कितना आया भाई साहब आपका 7, ठीक है। 7 को आप 20 से ऐड करेंगे, कितना आया भाई साहब आपका 27। इस तरह से आप, तो आपका n इज इक्वल टू 79 है, यहाँ पे लास्ट रीडिंग भी आपकी क्या आनी चाहिए 79, ठीक है। ओके, अभी Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं। Q3 मतलब साइज ऑफ 3 इंटू n + 1/4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n + 1/4th ऑब्जर्वेशन, Q3 हो जाएगा साइज ऑफ 3 इंटू द साइज ऑफ, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। n कितना हो गया भाई साहब आपका 79, 79 + 1 तो 80/4, 80/4 मतलब 60th ऑब्जर्वेशन, 60th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ द 60th ऑब्जर्वेशन लाइज इन, कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे लाई कर रहा है, देखो 60th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये 52 के ऊपर है ना भाई साहब, सो 60th ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 67, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 5 लाख, है ना। हेंस द क्वार्टाइल वैल्यू इज कितना भाई साहब 5 लाख। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये पहले आप करेंगे 3 इंटू 80/4, 80/4 कितना हो गया 20, 20 इंटू 3 करेंगे 60, तो वैल्यू ऑफ 60th ऑब्जर्वेशन। अभी 60th ऑब्जर्वेशन यहाँ तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो खत्म हो गया 52,
तो वैल्यू ऑफ 60th ऑब्जर्वेशन कहां से आएगा भाई साहब, यहां पे आएगा 67 में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब 5 लाख, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 लाख, ठीक है। फिर आते हैं हम भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अरे Q3 था ना, अभी D5 मतलब डेसाइल का पार्ट है, ठीक है। तो अभी आप डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा हमको, ठीक है। ओके, तो हमने फिर से असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को रखा हुआ है, वही फ्रीक्वेंसी और वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ D5 की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे भाई साहब, D5 इज इक्वल टू साइज ऑफ 5 इंटू n+1/10, n+1/10th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n यहाँ पे कितना है 79 plus 1/10th ऑब्जर्वेशन, तो दिस विल बी 5 इंटू 8th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 40th ऑब्जर्वेशन। तो वैल्यू ऑफ 40th ऑब्जर्वेशन कहां पे होगा भाई साहब, इधर तो होगा नहीं, इधर ही होगा, है ना। वैल्यू ऑफ 40th ऑब्जर्वेशन कहां पे लाई करेगा, इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा D5 की वैल्यू आ गई 4 लाख। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। अब यहाँ आते हैं हम P35 पे, तो P35 क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 35 इंटू n+1/100 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ 35 इंटू n+1/100 ऑब्जर्वेशन, मतलब वैल्यू करो भाई साहब 100 इंटू 80/100, सॉरी कितना है आपका 35 ना, 35 इंटू 80/100 यही होगा। देखो चलिए यहाँ पे आते देखो परसेंटाइल 35, ठीक है। तो P35 का मतलब कितना हो जाएगा, साइज ऑफ 35 इंटू n+1/100 ऑब्जर्वेशन, तो साइज ऑफ 35 79 प्लस 1 इंटू अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, मतलब 35 इंटू 80/100 कितना हो जाएगा 0.8, ठीक है। 35 इंटू 0.8 ऑब्जर्वेशन, दैट विल बी हाउ मच 28 ऑब्जर्वेशन। वैल्यू ऑफ 28 ऑब्जर्वेशन किधर होगा भाई साहब, इधर ही होगा, है कि नहीं, इधर वाले में होगा। देखो 27 की कहानी तो यहाँ तक खत्म है, 28 ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखोगे और उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कोरिलेशन में आप देखोगे भाई साहब इस इनकम को, तो 27 मतलब ये वाला हो जाएगा। देखो वैल्यू ऑफ 28 ऑब्जर्वेशन दैट विल बी 4 लाख। तो P35 परसेंटाइल 35 आपका कितना हो गया 4 लाख। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, असर्शन और रीजनिंग है, तो असर्शन और रीजनिंग में भाई साहब जो लोग CBSE के उनको थोड़ा सा आदत है, स्टेट बोर्ड वालों को उतना आदत नहीं रहेगा। असर्शन और रीजन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट आपका असर्शन वाला होता है और दूसरा आपको रीजन होता है, ठीक है। असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, मतलब और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ये होगा ऑप्शन। असर्शन आपका ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन आपके असर्शन का क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये हो गया एक दूसरा ऑप्शन। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ये हो गया तीसरा ऑप्शन। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ये हो गया आपका चौथा ऑप्शन। असर्शन एंड रीजन, मीडियन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू, ठीक है। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलो एंड अबव अ मीडियन वैल्यू, क्या ये ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो यस मीडियन इज अ पार्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। क्वार्टाइल्स कैन बी यूज्ड फॉर बेंचमार्किंग and baseline purposes. Quartiles can be used for benchmarking and baseline purposes. Quartiles are the value of data which divide the whole set of observations into 4 equal parts. क्या ये सही है, क्या रीजन सही है, 4 equal parts में डिवाइड हो रहा है डेटा। बेंचमार्किंग एंड बेसलाइन पर्पसेस, तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, असर्शन आपका फॉल्स हो गया। क्या ये समझ में, बेंचमार्किंग क्या, तुम जैसे ये लिख रहे हो, तो जैसे तुम एग्जामिनेशन के टाइम पे ऐसे वो मार्जिन्स बनाते हो ना, तो उससे क्या फायदा, तुम लिख क्या रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है ना। तो ये ऐसे बेंचमार्किंग है, ठीक है। बेंचमार्किंग ये इसके लिए नहीं है, डेटा को एनालिसिस करना है, क्वार्टाइल बेसिस में डेटा को एनालिसिस करना है, इसीलिए हमने डेटा को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, इसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल। तो आपका ये जो रीजन है, देखो क्वार्टाइल्स आर द वैल्यू ऑफ डेटा which divide the whole set of observations into 4 equal parts, that is true, but quartiles can be used for benchmarking and baseline purposes, that is false, ठीक है। तो आपका assertion क्या हो गया, false, and reason is true. Suggest an economic term for the given statements, value that divides the whole set of observations into 4 equal parts, सारे ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टाइल्स, ठीक है। ओके, वैल्यू दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, इट इज कॉल्ड डेसाइल्स, ठीक है। ओके, फिर आता है भाई साहब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसाइल्स, D1 D2 D3, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका D1 D2 D3, ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच परसेंटाइल डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, और पॉइंट्स कितने होंगे 99, गुड।
डेसाइल में पार्ट्स कितने होंगे? नहीं, डेसाइल 10 और पॉइंट्स कितने होंगे? क्वार्टाइल में पार्ट्स कितने होंगे और पॉइंट्स कितने होंगे? 3। ठीक है, तो आपका फंडामेंटल फॉर्मूला भाई साहब क्लियर है? ठीक है, 100। ओके, तो आप देख लो भाई साहब यहां पे ठीक है, तो आपका भाई साहब क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? क्वार्टाइल में आप देखोगे Q1 क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ K इंटू n+1/4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, या हम यहाँ पे भाई साहब क्या लिख सकते हैं? और QK बेसिकली QK हो जाएगा वैल्यू ऑफ K इंटू n+1/4th ऑब्जर्वेशन। परसेंटाइल में PK वैल्यू ऑफ K इंटू n+1/100 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n+1/100 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लियर है? और फिर ये हो गया आपका परसेंटाइल में। ठीक है, दिस इज बेसिकली परसेंटाइल। ये हो गया आपका क्वार्टाइल, दिस इज क्वार्टाइल। और भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो? डेसाइल। चलिए डेसाइल में क्या हो जाएगा? डी के की वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ के इंटू n+1/10th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो भाई साहब स्टेप्स क्या हो गए आपके? पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखें। ठीक है, चाहे आपको कोई भी कैलकुलेट करना हो। ठीक है, आप पहले भाई साहब असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखिए। ठीक है, उसके बाद डेटा के सामने फ्रीक्वेंसी लिखिए और उसके बाद क्या करिए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर आप जैसे भी आपका भाई साहब आपका अगर डी कैलकुलेट करना है, पी कैलकुलेट करना है, ठीक है, परसेंटाइल कैलकुलेट करना है, डेसाइल कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ों का भाई साहब वैल्यू आप निकालेंगे। ठीक है, और उससे आप इस चीज़ को वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पे फॉल कर रही है उसका वैल्यू आप निकालेंगे। वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ का पार्ट है उसका वैल्यू आप निकालेंगे। ठीक है,